हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में। और हम लोग जितने भी चैप्टर्स अभी हम लोगों ने ख़त्म किए हैं, चाहे वो बिहार स्पेशल का हो या साइंस का, जो 2 चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया है पिछले वीक में, तो उसका ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये हमारी मॉक टेस्ट का 6ठा मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करें और अपने तैयारी का ई वैल्यूएशन ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो बिना किसी और बात के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्राचीन एवं मध्यकालीन बिहार, जो हम लोगों ने कल खत्म किया है उससे। ठीक, कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने और कब की थी? तो बताइए किसने की थी? जी, मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में एक सैन्य निरीक्षण के दौरान कर दी थी। इसके बाद मगध पर मौर्य वंश का अंत हो गया और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मौर्यकालीन कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद के एकाश्म गोलाकार स्तंभ मुख्य रूप से ईरानी कला से प्रभावित थे, पहला कथन। दूसरा है पत्थरों को शीशे की तरह चमकाने वाली ओपदार पॉलिश मौर्य काल की एक उन्नत विशेषता थी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है? बताइए। जी, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक, तो वर्तमान पटना के कुम्हार से मिले मौर्यकालीन शाही महल के खंभे अखंड पत्थर, एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए थे, जिस पर ईरानी कला का प्रभाव था। इसके अलावा पत्थरों पर अद्भुत चमक पैदा करने वाली ओपदार पॉलिश मौर्य काल की कला की सबसे बड़ी पहचान थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति, जिसे मौर्यकालीन पॉलिश कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है? बताइए। कुम्हार पटना से, दीदारगंज पटना सिटी से, बोध गया से या राजगीर से? जी, बिल्कुल सही उत्तर है बी, दीदारगंज पटना सिटी से। तो ओपदार पॉलिश और शानदार मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति है, जो पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से मिली थी। यह वर्तमान में पटना संग्रहालय की शान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध भिक्षुओं और आजीवक पंथ के आचार्यों के निवास के लिए तराशी गई बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मुंगेर के समीप, गया के समीप, भागलपुर के समीप या वैशाली के समीप? बताइए। जी, इसका सही आंसर है बी, गया के समीप। तो गया के समीप स्थित बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं और राजगीर की सोन भंडार गुफाएं मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण हैं। इन गुफाओं को काटकर बौद्ध भिक्षुओं और आजीवक संप्रदाय के लोगों के रहने यानी विश्राम के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, तो कथन है उसने यवनों यूनानियों के आक्रमण को विफल किया था, उसने अपनी सत्ता के विस्तार के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, वो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और उसने कई नए स्तूप बनवाए थे, उसने ब्राह्मण वैदिक धर्म को अत्यधिक आश्रय दिया था। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है जी, तो इसका सही आंसर है सी जो है कथन वो गलत है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण नहीं था। ठीक है, संरक्षक नहीं था। इस ऐतिहासिक विवरण के अनुसार उसका व्यवहार बौद्धों के प्रति काफी कठोर उत्पीड़क था और उसने बौद्ध विहारों व स्तूपों को भारी नुकसान पहुंचाया था। अन्य सभी कथन जैसे कि यवनों को हराना, अश्वमेध यज्ञ और ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देना, ये सब सत्य है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या करके मगध पर कण्व वंश की नींव किसने रखी थी? बताइए। जी, सही आंसर है बी, वासुदेव ने। ठीक है, तो 75 ईसा पूर्व में सोंग वंश के अंतिम और विलासी राजा देवभूति की हत्या उसी के सचिव मंत्री वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर यहाँ के किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? बताइए। जी, सही आंसर है ए, अश्वघोष को। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। वह यहाँ से प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया और उन्हें अपने दरबार में ऊंचा स्थान प्रश्रय दिया था। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी? बताइए। जी, सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इस वैवाहिक संबंध से गुप्तों को राजनीतिक मजबूती और सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जिससे बिहार पर उनका नियंत्रण मजबूत हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण कर गुप्त संवत का प्रचलन किस वर्ष किया था? बताइए। जी बिल्कुल, बी इसका सही आंसर है। 320 ईस्वी में पाटलिपुत्र में महाराज अधिराज की उपाधि के साथ राज्याभिषेक करवाया और इसी उपलक्ष्य में गुप्त संवत गुप्ता एरा की शुरुआत की, जिससे गुप्तों का प्रमाणिक इतिहास शुरू होता है। ठीक, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विस्तृत विवरण उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित किस अभिलेख में मिलता है? बताइए। जी, सही उत्तर है बी, प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, लिख लीजिएगा नोट्स में। इसने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं इसको, इसकी रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त के उत्तर भारत, दक्षिण भारत और सीमावर्ती राज्यों के सभी सैन्य अभियानों और महाविजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस काल की महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि है? बताइए। जी बिल्कुल, ए इसका सही आंसर है, मौर्य काल की। ठीक है, तो व्याकरण के सबसे महान ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि मौर्य काल की ही एक महान साहित्यिक विभूति थे। इसी काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की भी रचना की थी, याद रखिएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है उसने दक्षिणापथ के अभियान के तहत तमिलनाडु तक फैले लगभग 12 राज्यों को पराजित किया था, पहला कथन। दूसरा है उसने अपनी अजय सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसने सर्वप्रथम विंध्य पर्वतमाला के आटविक राज्यों को जीतकर गंगा यमुना दोआब को मिलाया था। बताइए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है और असत्य है? जी बिल्कुल, इसका सही आंसर है ए। ठीक है, 1, 2 जो है वो सत्य है, लेकिन तीसरा कथन जो है वो गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब के राजाओं को हराया था, उसके बाद विंध्य क्षेत्र के आटविक जंगली राज्यों को जीता था। कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। दक्षिण में 12 राज्यों को हराने के कारण ही विंसेंट स्मिथ ने, किसने? विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने अपनी
स्थिति सुदृढ़ यानी मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश के शासक से किया था? बताइए। जी, सही आंसर है सी, वकाटक वंश के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए दक्कन के शक्तिशाली वकाटक शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक वंश में किया। इसी मदद से उसने शकों का समूल नाश किया। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गुप्त साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में हुनों के आक्रमण शुरू हुए जिन्हें उसने सफलतापूर्वक नियंत्रित रखा? बताइए। जी, सही आंसर है बी, स्कंदगुप्त। तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 456 से 476 ईस्वी में मध्य एशिया के क्रूर आक्रमणकारी हुनों के भयानक हमले हुए। स्कंदगुप्त ने वीरतापूर्वक लड़कर हुनों को भारत से बाहर खदेड़ा और अपने जीवन काल तक उन्हें नियंत्रित रखा। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 405 से 411 ईस्वी किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत आया था और 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो बताइए वो कौन थे जिनके टाइम पे फाहियान आया था? जी, सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 405 से 411 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वह बौद्ध ग्रंथों की खोज में 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र नगर में रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पाटलिपुत्र नगर की भव्य अट्टालिकाओं को देखकर किस विदेशी यात्री ने लिखा था इनका निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं ने किया होगा? बताइए। जी, वो फाहियान ही था। तो सही आंसर है सी। तो फाहियान पाटलिपुत्र में मौर्य और गुप्त राजाओं द्वारा बनाए गए विशाल महलों और अट्टालिकाओं की कारीगरी देखकर इतना चकित हुआ कि उसने लिखा कि ये महल इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित किए गए होंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मौर्य और गुप्त प्रशासन के बुनियादी अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए। जी, सही आंसर है बी, गुप्त प्रशासन मौर्यों की तरह केंद्रीयकृत नहीं था बल्कि इसमें सामंतों की भूमिका अत्यंत शक्तिशाली थी। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में सारी जो शक्ति थी वो राजा के हाथ में केंद्रित थी, यानी केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज थी। ठीक है, इसके विपरीत गुप्त प्रशासन में सामंतवादी व्यवस्था लागू थी जहां स्थानीय सामंत बहुत अधिक अधिक जो है शक्तिशाली थे और केंद्रीय सत्ता के कमजोर होते ही विद्रोह कर देते थे। ठीक है, यानी डिसेंट्रलाइज था उनका शासन व्यवस्था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बिहार में स्थित विश्व प्रसिद्ध नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? बताइए। जी, बिल्कुल सही, बी, कुमार गुप्त प्रथम द्वारा। तो बिहार के प्राचीन गौरव नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त 414 से 455 ईस्वी द्वारा की गई थी। आगे चलकर यह बौद्ध दर्शन की पढ़ाई का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना था। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गुप्तकालीन बौद्ध विद्वान और वैज्ञानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी मिलान है उस पर विचार करना है। ब्राह्मीर विज्ञान और दर्शन, आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्र, अमर सिंह व्याकरण। बताइए। जी, सही आंसर है सी। ठीक है, 1 और 2 जो है वो सही मिलान है। तो ब्राह्मीर विज्ञान और दर्शन, आर्यभट्ट गणित खगोल शास्त्र के महान विद्वान थे। अमर सिंह ने अमरकोश शब्दकोश डिक्शनरी की रचना की थी, न कि व्याकरण की। व्याकरण के लिए पाणिनि प्रसिद्ध हैं, अतः केवल 1 और 2 जो है वो सम्मिलित सही है। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य परवर्ती गुप्त काल में मगध क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर किन 3 शक्तियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था? बताइए। जी, सही आंसर है बी, परवर्ती गुप्त, मौखरी और गौर बंगाल के शासक के बीच त्रिकोणीय
संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार का क्षेत्र अशांत हो गया। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई के लिए मगध के परवर्ती गुप्त शासक, कन्नौज के मौखरी शासक और बंगाल के गौड़ शासक आपस में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे रहे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगाल का वो कौन सा गौड़ शासक था जिसने बोध गया में स्थित पवित्र महाबोधि वृक्ष को भारी क्षति पहुंचाई और उसे कटवा दिया था? कौन था वो? जी, वो था शशांक। बी सही आंसर है। बंगाल का गौड़ शासक शशांक एक क्रूर और धर्मांध राजा था। उसने बौद्ध धर्म से घृणा के कारण बोध गया में स्थित उस असली महाबोधि वृक्ष को कटवा कर नष्ट कर दिया था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार में फैली अराजकता के दौरान किस स्थानीय शासक ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई जिसके प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था? बताइए। जी, सही आंसर है अर्जुन। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार में पूरी तरह अराजकता फैल गई। इस दौरान अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने चीनी दूतों यात्रियों पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचाया। इसके प्रतिशोध में नेपाल और तिब्बत की संयुक्त सेनाओं ने बिहार पर हमला कर दिया था। ठीक है, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हर्षवर्धन के बाद बिहार में फैली अराजकता को समाप्त कर स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाला उत्तर गुप्त वंश का प्रतापी राजा कौन था? बताइए। जी, सी आदित्य सेन। तिब्बत और नेपाल के आक्रमण के बाद फैली अवस्था को माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने समाप्त किया। उसने दोबारा मगध, उत्तर और पूर्वी बिहार पर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग युआनज्वांग 635 ईस्वी में यानी उसके समीप उस समय पाटलिपुत्र आया तो उसने नगर की क्या स्थिति देखी थी? पाटलिपुत्र नगर की, बताइए क्या स्थिति देखी थी? जी, बी इसका सही आंसर है। नगर पूरी तरह ध्वस्त यानी खंडर हो चुका था और वहां केवल कुछ छोटी बस्तियां बची थीं। ठीक है, तो चीनी यात्री हेनसांग जब 635 ईस्वी में पाटलिपुत्र आया तो उसने देखा कि जो शहर कभी दुनिया का सबसे भव्य महानगर था वह अब पूरी तरह खंडहर ध्वस्त हो चुका है और वहां महलों की जगह छोटी बस्तियां बची थीं। इसके बाद उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से बदलकर कन्नौज हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर भारत कन्नौज पर अधिकार के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले और उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करने वाले पाल शासक कौन थे? बताइए। जी, उनका नाम था धर्मपाल। ठीक है, तो बी जो है सही आंसर। पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। उसने कन्नौज पर सफल आक्रमण कर चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाया और स्वयं उत्तरापथ स्वामीन यानी उत्तर भारत का स्वामी की उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सुप्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार भागलपुर की स्थापना किस पाल शासक ने की थी और नालंदा महाविहार को 200 गांव दान दिए थे? बताइए कौन थे वो? जी, ये भी सेम धर्मपाल। ठीक है, तो पाल राजा धर्मपाल बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसने ही भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे को चलाने के लिए 200 गांवों का राजस्व दान स्वरूप दिया था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पालकालीन मूर्ति कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है इस काल में केवल मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी। दूसरा है बौद्ध गौतम बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं चमकीले काले पत्थरों से बनाई गईं। तीसरा कथन है पाल युग का से प्रतिमा ब्रोंज स्टैच्यूज के निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य है कथन? जी, डी जो है वो सत्य है। बी और सी दोनों सत्य हैं, इसलिए डी जो है वो सत्य है।
तो पाल काल में मूर्तिकला का अद्भुत विकास हुआ। मुंगेर के चमकीले काले पत्थरों से सुंदर मूर्तियां बनाई गई और कांस्य यानी कांसा या ब्रोंज की मूर्तियां बनाने की तकनीक में पाल युग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः बी और सी जो है दोनों सही है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिथिला तिरहुत के कर्नाट वंश 1097 से 98 ईस्वी की स्थापना किसने की थी और इसकी राजधानी कहाँ थी? जी, सही आंसर है बी, नन्यदेव सिमरावगढ़ जो है राजधानी थी। तो जब बिहार में पाल वंश कमजोर हो रहा था तब 1097 से 98 ईस्वी में नन्यदेव ने उत्तर बिहार यानी तिरहुत मिथिला में एक स्वतंत्र कर्नाट वंश की स्थापना की। उसने नेपाल की तराई में स्थित सिमरावगढ़ को अपना राजधानी बनाया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान 1198 ईस्वी के समय मिथिला के किस कर्नाट शासक ने उसे नजराना या भेंट राशि देकर अपने राज्य को सुरक्षित यानी बचा लिया था? बताइए। जी, वो थे नरसिंह देव। बी सही आंसर है। 1198 ईस्वी में जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तो कर्नाट वंश के राजा नरसिंह देव ने उससे सीधा युद्ध लड़ने के बजाय व्यवहारिक नीति अपनाई। उसने खिलजी को भारी नजराना पैसे भेंट देकर संतुष्ट कर दिया और अपने तिरहुत व दरभंगा क्षेत्र को विनाश से बचा लिया। उस समय बिहार स्पेशल का आखिरी क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को है। उसकी पहली सबसे महत्वपूर्ण सफलता कौन सी थी? बताइए। जी, बी 1198 ईस्वी में उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय जो है उसकी पहली क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। तो इब्ने बख्तियार खिलजी को बिहार में पहली और सबसे बड़ी सफलता 1198 ईस्वी में उदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ को जीत कर मिली। उसके बाद ही उसने 1203 से 1204 ईस्वी में बंगाल की राजधानी नदिया पर हमला किया जहां से राजा लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही भाग गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे साइंस की। ठीक है, तो साइंस का पहला क्वेश्चन है इवोल्यूशन और जेनेटिक्स से कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का जनक यानी जेनेटिक्स का यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? बताइए। जी, इसका सही आंसर है बी, ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रियाई पादरी और वैज्ञानिक ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी के बुनियादी नियमों को खोजने के कारण आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और थॉमस हंट मॉर्गन को आधुनिक जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी पर काम किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? बताइए। जी, उद्यान मटर, पीजम सैटिवम। ठीक है, यानी इसका भी आंसर बी है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए साधारण यानी उद्यान मटर गार्डन पी को चुना क्योंकि इसका जीवन चक्र छोटा होता है। इसमें स्पष्ट रूप से विपरीत लक्षण जैसे लंबे बौने पौधे, गोल झुर्रीदार बीज वाले पाए जाते हैं और इसमें आसानी से स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सकता है, इसलिए इसको चुना था। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए। जी, हुगो डी ब्रीज। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। डच वनस्पति शास्त्री हुगो डी ब्रीज ने इवनिंग प्रीमरोज पौधे पर प्रयोग करके उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी दिया था। उनके अनुसार उद्विकास धीरे धीरे न होकर अचानक होने वाले बड़े परिवर्तनों उत्परिवर्तन के कारण होता है, यानी अचानक से कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन और कहता है कि जैव विकास के संदर्भ में अंगों के उपयोग और अनुपयोग यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए।
जी, ये लैमार्क भैया ने दिया था। बी इसका सही आंसर है। फ्रांसीसी जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, जिसे अंगों के उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। उनका प्रसिद्ध उदाहरण जिराफ की गर्दन लंबी होने वाला जो है काम, उसी को उन्होंने उदाहरण के रूप में कहा कि जिराफ ने इतना अपना गर्दन लंबा किया पत्ते खाने के लिए ना, कि बस उसके गर्दन लंबी हो गई। तो जिस चीज, इसके कहने का मतलब है ना कि जिस अंग का हम ज्यादा यूज करेंगे ना उतना मजबूत और बड़ा होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब बस। ठीक है, और जिसका यूज नहीं करेंगे वो विलुप्त तो हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया आपको? आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी युगांतकारी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने प्रकृति वरण द्वारा विकास यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। समझ में आ गया? चलिए, तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कहता है कि डीएनए के द्वि कुंडलिनी संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? बताइए, किसने की थी? तो ये किया था जेडी वाटसन एवं एफ एच सी क्रीक, वाटसन एंड क्रीक ने। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। तो ए जो है हमारा सही आंसर है, 6 का ए। तो वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रीक ने डीएनए के द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। इस क्रांतिकारी खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समरूप अंग एनालोगस ऑर्गेन्स क्या होते हैं? बताइए। तो एनालोगस अंग वो होते हैं जो कार्य में समान हो परंतु उत्पत्ति में भिन्न हो। ठीक है, तो समरूप या समवर्ती अंग यानी एनालोगस ऑर्गेन्स वे होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूलन के कारण एक जैसा कार्य करते हैं, लेकिन उनकी अनुवांशिक या भूर्णीय उत्पत्ति अलग होती है। उदाहरण के लिए तितली के पंख और चमगादड़ के पंख। ठीक है, काम एक ही कर रहा है लेकिन अलग अलग। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? वेस्टिजियल ऑर्गेन का उदाहरण है। बताइए, मानव शरीर में बताया था, डिस्कशन किया था हमने। तीनों का तीनों। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी हमारा सही आंसर है इसका। ठीक, क्यों? अवशेषी अंग का मतलब वो होता है जो काम ना करता हो, मतलब हो लेकिन उसका कोई काम ना हो। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स कहते हैं इसको। तो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे लेकिन उद्विकास यानी वही म्यूटेशन के कारण इंसानों के लिए अनुपयोगी अनुपयोगी हो गए। ठीक है, अनयूज्ड हो गए। तो उसमें कौन कौन से हैं? वर्मी फार्म अपेंडिक्स, अकल दाढ़ यानी विजडम टूथ। ठीक है, यहाँ एकदम पीछे होता है जॉ, ये चौ है ना, चौ के एकदम पीछे। और कान की पिन्ना यानी मांसपेशियां, ये सभी मानव शरीर के अवशेषी अंग हैं। ठीक, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं थी? बताइए। जी, वो था ऑक्सीजन। ठीक है, तो सी हमारा सही आंसर है। आदिम या प्रारंभिक पृथ्वी का वायुमंडल अपचायक यानी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। वहां मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन मुक्त ऑक्सीजन जो अभी है अनुपस्थित थी। जब प्रकाश संश्लेषी जीवों जैसे साइनोबैक्टीरिया का विकास हुआ तब वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो किस कारण से होता है? बताइए। जी,
तो इसका सही आंसर है ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, यानी 21वीं जोड़ी जो है वो ट्राइसोमी हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय यानी क्रोमोजोमल डिजीज है। इसमें मानव कोशिका के 21वें ये गुणसूत्र क्रोमोजोम 21 जो है उसकी मतलब 21 का जो है ना 2 के बजाय 3 पाई जाती है। ठीक है, वहां पे मतलब सब एक एक जोड़े में है, 23 जोड़ा है ना हमारे पास, तो 21वां जो जोड़ा है यानी 21वां जोड़ा जो है वहां पे जोड़ा ना हो के 3 है। ठीक है, जिससे शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है 46 की जगह। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, हमारा शरीर अलग अलग तरीके का परिवर्तन दिखाता है, मतलब मुंह टेढ़ा या फिर अजीब सा पैर या हाथ या मुंह बड़ा या लंबाई इतनी ज़्यादा, तो इसी कारण होता है, डाउन सिंड्रोम के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 20 क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी से है। तो इसमें 11वां नंबर क्वेश्चन है, दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का कार्य मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम करता है, बताइए। जी, सही आंसर है बी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजिनेन जिनेज लिखा हुआ है लेकिन नाइट्रो एंजाइम है ये। ठीक है, नाइट्रोजिनेज और हाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो राइजोबियम जैसे जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में रहकर हवा की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। इस रासायनिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने का मुख्य कार्य जो है नाइट्रोजिनेज और हाइड्रोजिनेज एंजाइम करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गैर दलहनी फसलों जैसे चावल, कपास, सब्जियां के लिए मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन करने वाला जीवाणु कौन सा है, बताइए। जीवाणु का नाम पूछा है, तो इस जीवाणु का नाम है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर, बी हमारा सही आंसर है। तो राइजोबियम जहां केवल दलहनी लेग्यूम पौधों के साथ सहजीवी रूप में रहता है, वहीं एजोटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र रूप से फ्री लिविंग रहकर हवा से नाइट्रोजन सोखता है और इसे गैर दलहनी फसलों जैसे धान, गेहूं को उपलब्ध कराता है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य किस विशिष्ट कोशिका द्वारा किया जाता है, बताइए। जी, सही आंसर है बी, हिट्रोसिस्ट। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया में एक विशेष मोटी दीवार वाली कोशिका पाई जाती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। यह कोशिका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजिनेज एंजाइम को सक्रिय रखकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला लेगही मोग्लोबिन, ठीक है, लेगही मोग्लोबिन निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है, बताइए। जी, वायुमंडल में, जी, वायुमंडल से ऑक्सीजन का अवशोषित कर श्वसन के लिए उपलब्ध कराता है, बी इसका सही आंसर है। तो दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाने वाला लेगहीमोग्लोबिन, ठीक है, एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर यानी ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है और यह ऑक्सीजन को सोख लेता है ताकि नाइट्रोजन एंजाइम जो ऑक्सीजन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं बिना नष्ट हुए नाइट्रोजन फिक्स कर सके। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गोल्डन राइस में किस तत्व की प्रचुरता होती है जिसके कारण इसका रंग सुनहरा पीला होता है, बताइए। किस तत्व के कारण इसका रंग जो है सुनहरा यानी पीला होता है, जी, उसका नाम है बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन डाले गए हैं। बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है।
इसी वर्णक के कारण चावल का रंग हल्का सुनहरा रहता है, दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी, टर्मिनेटर सीड्स टेक्नोलॉजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है जिसमें पौधे अनुवर या बंध यानी स्ट्राइल बीजों का उत्पादन करते हैं? बताइए, अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी, इसको जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी GURT के नाम से भी जाना जाता है। बी हमारा सही आंसर है। टर्मिनेटर बीज तकनीक को वैज्ञानिक भाषा में GURT कहा जाता है। इसमें बीजों के आनुवांशिक पैटर्न को इस तरह बदल दिया जाता है कि पहली बार तो फसल अच्छी होती है, लेकिन उस फसल से निकलने वाले बीज दोबारा बोने योग्य नहीं रहते, वे बंध या बांझ हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि GM फसलों के संदर्भ में एट्राजाइम के प्रति प्रतिरोधी होकर खरपतवारों का विकसित होना किसका उदाहरण है? बताइए। जी, अनुवांशिक स्थानांतरण जेनेटिक माइग्रेशन का उदाहरण है। ए इसका सही आंसर है। जब किसी GM फसल का जीन हवा, परागकण या अन्य प्राकृतिक माध्यमों से पास में उगने वाले जंगली पौधों या खरपतवारों में स्थानांतरित हो जाता है तो उसे अनुवांशिक स्थानांतरण कहते हैं। इसी कारण खरपतवार दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होकर सुपरवीड बन जाते हैं खरपतवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारतीय पेटेंट एक्ट 1970 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत में पेटेंट कराया जा सकता है? बताइए। जी, सी औद्योगिक स्तर पर तैयार कवक या सूक्ष्म जीवों से बने नए रासायनिक उत्पाद। ठीक है, तो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार मनुष्यों और पशुओं के इलाज की शल्य प्रक्रिया, कृषि पद्धतियों या किसी प्राकृतिक बीज पौधे को बनाने की जैविक प्रक्रिया का पेटेंट नहीं कराया जा सकता, लेकिन औद्योगिक उपयोग के लिए लैब में तैयार रासायनिक या सूक्ष्म जैविक उत्पादों का पेटेंट संभव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कपड़े धोने के डिटर्जेंट उद्योग में तेल और वसा ग्रीस की गंदगी को दूर करने के लिए किस विशिष्ट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? बताइए। जी, वो एंजाइम है लाइपेज। बी हमारा सही आंसर है। लिपिड या वसा यानी फैट या ग्रीस को तोड़ने वाले एंजाइम को लाइपेज कहते हैं। इसीलिए कपड़ों से तेल, घी या ग्रीस के दाग हटाने के लिए डिटर्जेंट में कुछ मुख्य रूप से लाइपेज मिलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव औद्योगिक स्तर पर ईस्ट की तुलना में दोगुनी तेजी से इथेनॉल उत्पादन करने में सक्षम है? बताइए। तो वो है जाइमोमोनास। बी जो है हमारा सही आंसर है 20 का। जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल उद्योग में जाइमोमोनास बैक्टीरिया एक क्रांतिकारी खोज है, क्योंकि यह पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाली ईस्ट कवक की तुलना में बहुत तेजी से शर्करा को इथेनॉल में किण्वित फर्मेंट कर देता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण को स्वच्छ करने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें प्रदूषित भूमि या जल को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है? बताइए। उसको कहते हैं जैवोपचार, बायो रिमेडिएशन। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया या कवक की प्राकृतिक चयापचय यानी मेटाबॉलिक क्षमता का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों, जहरीले रसायनों या तेल रिसाव को नष्ट करने की तकनीक को जैवोपचार बायो रिमेडिएशन कहते हैं। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रहा स्थानीय जैवोपचार एक्स सिटो बायो रेमेडिएशन का एक उदाहरण है? बताइए। जी बिल्कुल सही समझे आप लोग, कंपोस्टिंग। सी जो है सही आंसर है। ब्रहा स्थानीय एक्स सिटो का अर्थ है प्रदूषित कचरे को उसके मूल स्थान से हटाकर किसी दूसरी जगह लैब या प्लांट में ले जाकर साफ करना। कंपोस्टिंग और लैंड फार्मिंग इसके उदाहरण है, जबकि बायोवेटिंग और बायो स्टिमुलेशन मूल स्थान पर ही इन सिटो किए जाते हैं, यानी उसी स्थान में जहाँ पर कचरा होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक पौधों द्वारा भारी धातुओं को सोखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आर्सेनिक का अत्यधिक अवशोषक माना जाता है, बताइए। जी वो है फर्न। ठीक है, बी हमारा सही आंसर है। पौधों द्वारा भारी धातुओं को सोखने की कला को फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। इसमें फर्न नामक पौधा मिट्टी या पानी में मौजूद जहरीले आर्सेनिक को बहुत तेजी से अपने भीतर जमा कर पर्यावरण को शुद्ध करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रेड, बियर, विस्की और रम आदि के औद्योगिक किण्वन यानी फर्मेंटेशन में मुख्य रूप से किस कवक प्रजाति का उपयोग किया जाता है, बताइए। जी बिल्कुल सही आंसर है इसका ए, साइक्रोमाइसीज सेरेविसियाई। ठीक है, तो साइक्रोमाइसिस सेरेविसियाई को आमतौर पर बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट कहा जाता है। यह कवक शर्करा का किण्वन करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाता है, जिसका उपयोग ब्रेड और वाइन बियर उद्योगों में होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित रिकम्बिनेंट औषधियों में इंटरफेरॉन का मुख्य उपयोग किस बीमारी या संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, बताइए। जी वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इंटरफेरॉन ऐसी प्रोटीन कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में वायरस के हमले के समय प्राकृतिक रूप से निकलती हैं और अन्य कोशिकाओं को सचेत करती हैं। बायोटेक द्वारा बनाए गए रिकम्बिनेंट इंटरफेरॉन का उपयोग गंभीर वायरल बीमारियों के इलाज में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो अलग अलग मनुष्यों के बीच औसत रूप से कितने प्रतिशत डीएनए क्षार जोड़े यानी बेस पेयर्स पूरी तरह समान होते हैं, बताइए। जी बिल्कुल सही, आप लोगों को याद आ गया ना, 99% जो है वो समान होते हैं। दुनिया के किन्हीं भी दो मनुष्यों का 99% डीएनए अनुक्रम डीएनए सीक्वेंस बिल्कुल एक समान होता है। केवल बाकी बचा जो 1% है, लगभग 3 मिलियन बेस पेयर्स का अंतर ही हमें रंग, रूप, कद काठी और फिंगरप्रिंट में एक दूसरे से अलग बनाता है। समझ गए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि वर्ष 1984 में मानव डीएनए में मिनी सैटेलाइट की पहचान कर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे, बताइए। कौन थे वो? जी उनका नाम था अलेक जेफरी। तो सही आंसर है ए हमारा, ब्रिटिश अनुवांशिकविद सर अलेक जेफरी ने 1984 में डीएनए में मौजूद मिनी सैटेलाइट वीएनटीआर की अनूठी पुनरावृत्ति को खोजा, जिसके आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की नींव पड़ी थी। ठीक है, नींव रखी गई। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का किसी देश की अनुमति के बिना व्यावसायिक उपयोग करना क्या कहलाता है, बताइए। जी ये कहलाता है बायोपायरेसी। ठीक है, किसी देश के समृद्ध जैव संसाधनों जैसे औषधीय पौधों या पारंपरिक फसलों का उपयोग बिना उस देश को उचित मुआवजा दिए या बिना उसकी अनुमति के बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने व्यावसायिक लाभ यानी पेटेंट के लिए करना बायोपायरेसी जैविक चोरी कहलाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जैव आतंकवाद बायो टेररिज्म के वर्गीकरण में सबसे खतरनाक यानी कैटेगरी ए उच्च मृत्यु दर और बड़े पैमाने पर जन हानि करने वाले में किसे शामिल किया गया है, बताइए। किसे शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो सी जो है हमारा सही आंसर है 29 का। तो जैव आतंकवाद यानी बायो टेररिज्म की श्रेणी ए यानी कैटेगरी ए में उन एजेंटों को रखा जाता है जिन्हें हवा में आसानी से फैलाया जा सकता है और जिनसे मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। एंथ्रेक्स पैदा करने वाला जीवाणु इसी श्रेणी में आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट इस मॉक टेस्ट का साइंस का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि नैनो प्रौद्योगिकी, ठीक है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी में किसी पदार्थ के गुणों में अचानक भारी बदलाव आने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है, बता दीजिए आप लोग। इसका तो कमेंट ही कीजिए, आप लोग आंसर बताने का मूड नहीं है मेरा। जी चलिए बता देते हैं। बी सही आंसर है, क्वांटम इफेक्ट। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ को नैनो स्केल 10⁻⁹ मीटर के स्तर पर छोटा किया जाता है तो उसके भीतर क्लासिकल फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं और क्वांटम यांत्रिकी
यानी क्वांटम इफेक्ट्स हावी हो जाती है। इसी कारण पदार्थ का रंग, ताकत, अति चालकता और रासायनिक क्रियाशीलता पूरी तरह बदल जाती है, जैसे ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट ऐसे मुलायम होता है, लेकिन अगर छोटा हो जाए उतना उस लेवल पे, तो वो स्टील से 6 गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। समझे? चलिए, तो यहीं पे होता है हमारा मॉक टेस्ट खत्म। आई होप कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और अच्छा आप लोगों ने स्कोर किया होगा। कमेंट में डाल देंगे तो अच्छी बात है, नहीं डाल रहे हैं कोई बात नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, धन्यवाद।